हमारी छोटी फूफो तकरीबन मुझसे उम्र में 3-4 साल ही बड़ी थी। जिस्म की बारी और गोरी चिट्टी थी। कुछ महीनों पहले ही उनकी शादी हुई थी। फूफो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मैं बचपन में फूफो के साथ सोता था। हम दोनों में बहुत प्यार था। फूफो अक्सर मेरे सामने बिना दुपट्टे के फिरती थी। यही वजह थी कि मैं वक्त से पहले ही जवान नजर आने लगा था। फिर घर में फूफो की शादी की बातें होने लगीं। अब फूफो शादी के काबिल हो चुकी थी। अब्बा ने सारी जमा पूंजी लगाकर फूफो को रुखसत किया था। लेकिन फूफो का नसीब वाकई बहुत बुरा था। हर कोई इन्हें बदनसीब ही कहता था, क्योंकि जब वो पैदा हुई तो हमारी दादी का इंतकाल हो गया था। फिर कुछ ही अरसे बाद दादा भी चल बसे और सारे बड़े भाइयों ने मिलकर छोटी बहन की जिम्मेदारी उठाई। फिर धीरे धीरे भाइयों के घर अलग होते चले गए और अब्बा जो सबसे बड़े भाई थे, उनके हिस्से में छोटी फूफो आ गई। अब्बा ने बहुत खुशी दिली से छोटी फूफो को अपने घर में जगह दी और एक बाप की तरह का ख्याल रखना शुरू किया। लेकिन अम्मा को वो एक आंख ना भाती थी। अक्सर हमारे घर पर इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। अम्मा का कहना था कि छोटी फूफो की जिम्मेदारी बस हमने क्यों उठा रखी है। सारे भाइयों को बराबर से उनका खर्चा और उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन अब्बा का कहना था कि मैं बड़ा भाई हूँ और अम्मा ने जाते जाते सब बहन भाइयों की जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी। फिर मैं यूं शादिया को दर दर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। कभी किसी भाई के घर और कभी किसी भाई के घर। वो शादी करके चली जाएगी तो फिर उसका अपना घर हो जाएगा और इसी बात पर अम्मा को खामोश होना पड़ता। अब्बा ने सारी जिंदगी जो पैसे जमा किए, जब पप्पो की शादी के वक्त उन्हें खर्च करने लगे, तब भी अम्मा और अब्बा का बड़ा झगड़ा हुआ। अम्मा बोली कि हमारे अपने भी बच्चे हैं, तुम तो सब कुछ बहन पर ही लुटा दोगे। अपने भाइयों से भी कहो कि शादिया की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करें। लेकिन अब्बा ने किसी भाई के आगे हाथ ना फैलाए, बल्कि खुद ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अब्बा ने पुप्पो की बहुत अच्छी जगह और बहुत धूमधाम से शादी की। उनके जहेज में किसी चीज़ की कमी ना छोड़ी। पुप्पो को यह महसूस ना होने दिया कि उनके सर पर माँ बाप नहीं है। पुप्पो भी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे और जरीन को सर आंखों पर बिठा रखा था। हमारे मुंह से निकला हर लफ्ज़ पुप्पो अम्मा से पहले पूरा किया करती थी और ये बात भी अम्मा को बर्दाश्त ना हुई थी। पुप्पो का प्यार अम्मा को हमारा बिगाड़ नजर आता था। वो हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारी बहन जानबूझकर मेरे बच्चों को बिगाड़ती है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती है ताकि वो बदतमीज बन जाए। जबकि पुप्पो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में करती थी। मैं तो पुप्पो के हमेशा से बहुत करीब था, शायद लड़का था इसीलिए। पुप्पो का लाडला भी बहुत था। उनकी शादी के वक्त मैं रोया भी बहुत था। अम्मा ने जब मुझे यूं आंसू बहाते देखा तो बोली, इतनी ही मोहब्बत है, तू भी पुप्पो के साथ ही चले जा। अम्मा की बात पर मैं रोते रोते चुप हुआ था और जरीन जोर जोर से हंसने लगी थी। उसे पुप्पो की शादी पर हरगिज भी दुख नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि पुप्पो का कमरा उसके हिस्से में आ गया था। वो हमेशा से अपना अलग कमरा रखती थी। अम्मा ने पुप्पो की शादी के अगले दिन ही उनका सारा सामान स्टोर रूम में डलवाया और उनका कमरा पूरी तरह से जरीन के लिए नए सिरे से सेट करवा दिया। शादी के 2 दिन बाद जब पुप्पो घर आई तो अपना कमरा देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। उनकी मौजूदगी में वो कमरा किसी पुराने ज़माने का खंडर पर मालूम होता था। लेकिन अम्मा ने अपनी बेटी के लिए उसे जदीद अंदाज में सजा दिया था। ना जाने क्यों पुप्पो की आंखों में हसरत सी पैदा हुई थी, जैसे कि वो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में भी चाहती हों। मैंने पुप्पो से पूछा कि क्या आपको बुरा लग रहा है कि अम्मा ने आपका कमरा जरीन को दे दिया। तब पुप्पो ने मुस्कुराते हुए इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो अब चली गई हूँ ना, तो ये कमरा बेकार ही था। अच्छा हुआ जरीन को मिल गया, वो हमेशा से अपना अलग कमरा चाहती थी। पुप्पो ने बहुत मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते मुझे सीने से लगाया था और मुझे पुप्पो की जात से बहुत अपनाई सी महसूस हुई थी। पुप्पो ने हम दोनों को प्यार किया था, कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा था और फिर चली गई। उनके जाने के बाद अम्मा ने उनके इस प्यार को डोंग का नाम दे दिया था। अम्मा को लग रहा था कि पुप्पो का दिल अपने कमरे को देखकर जल उठा है, लेकिन वो कहना नहीं चाहती थी। जबकि मेरा ख्याल था अगर पुप्पो को बुरा लगा है तो वो जायज़ है, क्योंकि अम्मा ने 2 दिन का भी इंतज़ार ना किया था और सर से पाँव तक उनके कमरे को बदल डाला था।
जब तक वो थी उनका कमरा बिल्कुल बेरंग था। पुराने जमाने का जगह जगह से उखड़ा हुआ रंग कमरे को बदसूरत बनाता था, जबकि अब तो अम्मा ने उसे बिल्कुल गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। वो अम्मा जब फूफो की शादी के वक्त खाद की तंगी का रोना रोती थी। उन्होंने जरीन के कमरे में इतना पैसा लगाया था कि हर कोई देखता रह गया था। पर्दों से लेकर कालीन तक सब जरीन की पसंद के गुलाबी रंग के डाल दिए गए थे। खैर फूफो अपने घर की हो गई और हमारा घर अपनी डगर पर चलने लगा। अम्मा बहुत खुश थी। घर में सुकून था कि अचानक 2 महीने बाद एक ऐसी खबर मिली जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। फूफो के शौहर खालिद फूफा नौकरी पर जा रहे थे कि सुबह सवेरे ट्रक ने उन्हें अपने टायरों तले कुचल दिया था। उनके वजूद के इतने टुकड़े हुए थे कि बॉडी तक मुकम्मल ना हो सकी थी। ये खबर मिलते ही अब्बा दीवानों की तरह फूफो के ससुराल की जानब दौड़े थे। मैं भी कुछ ही देर बाद अम्मा को लिए उनके ससुराल रवाना हुआ था। लेकिन सारे रास्ते अम्मा की बातें सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया था। अम्मा पप्पो को कोस रही थी, कह रही थी, बड़ी मनहूस है, पैदा होकर माँ बाप को खा गई, अब शादी के बाद जवान जहान शोहर को निकल गई, अब ये वापस हमारे घर आ जाएगी और मेरी जिंदगी फिर अजीरन हो जाएगी। अम्मा का दिल इतना पत्थर होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अम्मा को फूफो से हरगिज भी कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो तो इस बात पर फिक्रमंद थी कि फूफो फिर हमारे घर आ जाएगी, जबकि अम्मा ने बहुत पैसा लगाकर उन्हें रुखसत किया था। खैर हम फूफो के ससुराल पहुंचे तो वहां कहराम मचा हुआ था। हर कोई आंसू बहा रहा था। जवान मौत थी, अचानक का सदमा था, किसी के लिए भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था। मैं फूफो के पास पहुंचा तो उनका हाल बहुत ही बुरा था। वो रोते हुए मेरे सीने से लग गई, जबकि अम्मा जानबूझकर अपना सीना पीटते हुए कहने लगी, बड़ी बदनसीब है हमारी शाजिया, पैदा हुई तो माँ मर गई, अब देखो इस शादी के 2 महीने बाद ही शोहर भी चल बसा। अम्मा की इस बात पर वहां एकदम सुकूत तारी हुआ था। हर किसी ने फूफो की तरफ अजीब नजरों से देखा था। जो बात पहले किसी के जहन में नहीं थी, वो अम्मा के वावेले से सबके दिमाग में आ गई थी। अब तो हर दूसरे इंसान की जुबान पर यही बात थी कि शाजिया ही बदनसीब है। इसके कदम ठीक नहीं थे जो शोहर चल बसा। अम्मा की इस हरकत पर मुझे बहुत बुरा लगा था। अम्मा को कम से कम इस बात का ही ख्याल रखना चाहिए था कि यह मौका ऐसी बातों का नहीं था। खैर पुप्पो के ससुराल वाले अच्छे थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि पुप्पो पूरी इद्दत उनके घर में ही पूरी करेंगी। वो इद्दत के दिनों में पुप्पो का ख्याल रखना चाहते थे। अम्मा को कौन सा पुप्पो को लाने का शौक था, इसलिए अम्मा खामोशी से मुझे वापस लेकर आ गई। अलबत्ता अब्बा ने कोशिश की थी कि वह पुप्पो को अपने साथ लाएं, लेकिन पुप्पो ने भी इनकार कर दिया था। वो अभी नहीं आना चाहती थी। शादी के 2 महीने बाद जिस औरत का शौहर हमेशा के लिए उसे जुदा हो जाए, बेवगी की चादर उसे उड़ा दी जाए, उस पर क्या गुजरती है, यह मुझे पुप्पो को देखकर अच्छी तरह एहसास हो गया था। पुप्पो के मुस्कुराते चेहरे को न जाने किसकी नज़र खा गई थी। वो चेहरा जो कई सालों बाद अपनी शादी के बाद मुझे खिला हुआ नजर आया था, वो फिर मुरझा गया था। पुप्पो की खुशियाँ मिट्टी में मिल गई थीं और हम उन्हें छोड़कर अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद अम्मा ने एक बार फिर झगड़ा खड़ा किया और अब्बा से कहा था कि खबरदार जो शादिया को वापस लाने की बात की, अब उसे किसी दूसरे भाई के घर छोड़ आना। मैंने तुम्हारी बहन की सारी जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा। अभी इतना पैसा लगाकर उसे रुखसत किया था, फिर बेवा होकर वापिस आ गई। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी बहन ही मनहूस है। जब तक वो यहाँ थी हमारे घर में हर वक्त झगड़ा होता था। उसके जाने के बाद से देखो कितना सुकून हो गया है। अब फिर वो वापस आएगी तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। अम्मा की बात सुनकर अब्बा ने उन पर बहुत गुस्सा किया था और उन्हें खबरदार किया था कि अब अगर उन्होंने शादिया पुप्पो के हवाले से कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। अब्बा की धमकी पर अम्मा को खामोश होना पड़ा था। फिर पुप्पो की इद्दत पूरी हुई थी और पुप्पो ने खुद अब्बा को कॉल करके वापस आने की बात की थी। जाहिर सी बात थी वो ससुराल उनके लिए गैर था, वहाँ मजीद कैसे गुजारा कर सकती थी। इसलिए अब्बा खुद जाकर पुप्पो को ले आए थे। अम्मा के तो तन बदन में आग लग गई थी। अम्मा ने पहले ही जरीन से कह दिया था कि खबरदार जो तूने पुप्पो को कमरे में जगह दी, स्टोर रूम में जहाँ तेरी पुप्पो का सामान पड़ा है वो वहीं गुजारा कर लेगी। लेकिन पुप्पो के कहने से पहले ही अब्बा ने अगर हुक्म सुना दिया था कि पुप्पो का सामान उनके कमरे में पहुंचाया जाए
और यूं मैंने जाकर पुप्पो का सामान जरीन के कमरे में रख दिया था। पुप्पो अम्मा के गले लगकर आंसू बहाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी और जरीन पांव पटकते हुए सारे घर में घूम रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था और अम्मा उसके गुस्से को शह दे रही थी और कह रही थी कि पुप्पो को एक पल सुकून न लेने देना, वह खुद ही अपना कमरा अलग करेगी। जबकि मैं ज़रीन को समझा रहा था कि फूफा इस वक्त बहुत दुख और तकलीफ में है, उनके साथ बुरा रवैया न रखना। अम्मा को मेरी और पुप्पो की मोहब्बत पहले ही बर्दाश्त न होती थी। अब जब मैंने पुप्पो के साथ हमदर्दी जताई तो अम्मा ने एक चप्पल उठाकर मेरी कमर पर दे मारी और कहने लगी, तू भी अपनी पुप्पो के साथ ही कहीं दफा हो जा। मेरा इकलौता बेटा है लेकिन लगता है जैसे तेरी पुप्पो ने तुझे पैदा किया हो। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। ज़रीन ने पुप्पो के साथ अपना रवैया बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लिया था। इसे ना हर मुमकिन कोशिश की कि पुप्पो उसका कमरा छोड़ दें और बालाखिर पुप्पो ने तंग आकर स्टोर रूम की सफाई शुरू की। अब्बा ने यह देखा तो पूछने लगे, शाजिया ये क्या कर रही हो? तब पुप्पो ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वह ज़रीन को तंग नहीं करना चाहती। ज़रीन की पढ़ाई ख़राब होती है इसलिए वह स्टोर रूम को साफ़ कर रही है ताकि वहाँ शिफ्ट हो जाए। यह सुनकर अब्बा को बहुत अफसोस हुआ था। अब्बा ने नम आंखों से अम्मा को देखा था। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल वह घर में कोई झगड़ा या हंगामा नहीं करना चाहते थे, इसलिए खामोश रहे। पुप्पो ने अपने तौर पर स्टोर रूम साफ किया, एक छोटा सा बिस्तर लगाया और कोने में पड़ी टूटी अलमारी में ही अपना सामान सेट कर लिया। मैं पुप्पो के पास गया और न जाने क्यों मैंने उनसे माजरत कर ली, क्योंकि मेरे दिल में इस बात का गुट था कि जो कुछ उनके साथ हो रखा है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। फूफो ने मुझे फिर सीने से लगाया और कहने लगी, फरमान, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नसीब ही ऐसा है, तो मैं किसी को क्या दोष दूँ? भाभी की बात भी अपनी जगह ठीक है। मेरी बाकी भाभियाँ तो मुझसे बात करने भी रवादा नहीं। तुम्हारी माँ ने तो फिर भी मुझे एक महफूज छत दे रखी है, वरना शायद मैं किसी सड़क पर बैठी होती। ये कहते हुए फूफा रो पड़ी थी और उनके दुख का मुझे अच्छी तरह एहसास था। मैं काफ़ी देर उनके पास बैठा रहा, फिर कमरे में चला आया। कमरे में आकर भी मुझे पुप्पो का एहसास ताने लगा था। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और मुझे पुप्पो का रवैया बदलता हुआ महसूस हुआ। और घर में तो किसी से बात ना करती थी लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी। हर वक्त मेरी पसंद नापसंद को तरजीह देती, मेरी मर्जी का खाना बनाती, मेरे कमरे की सफाई खुद करती, मेरे कपड़े इस्त्री कर देती, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगी थी। मेरे और पुप्पो के दरमियान दूरियां काफ़ी ख़त्म हो गई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल होता, वो मुझे आवाज़ देकर अपने छोटे कमरे में बुला लेती। फिर मेरे साथ बैठकर काफ़ी देर बातें करती, मुझे अपने पास ही बिठा लेती, मेरे कंधे पर सर रखकर आंसू बहाती, अपना गम हल्का करती और मैं भी खामोशी से उन्हें आंसू बहाने देता। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ही बदलती जा रही हों। मेरे बगैर उनका गुजारा मुमकिन ही नहीं था। कभी कभी तो अपने शोर को याद करते हुए वह इस तरह मुझे किसकर पकड़ लेती कि मेरा सांस रुकने लगता। मैं खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करता लेकिन वो दमे दमे मुझे खालद कहकर पुकारती और अजीबो गरीब सी हरकतें करती। कुछ ही देर बाद नॉर्मल सी लगने लगती और मैं वापस अपने कमरे में आ जाता। कुछ दिन और गुजरे तो पुप्पो का रवैया और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। वो मेरे करीब होती तो जैसे उन्हें किसी चीज़ का होश ही ना होता, बस उन्हें सिर्फ मेरी पसंद नापसंद का ही ख्याल रहने लगा था। जबकि अम्मा का रवैया बाद से बदतर होता चला गया था। वह उन्हें उठते बैठते यही कहती कि वह अपने शौहर की कातिल है, उनकी वजह से ही उनके शौहर की जान गई है, क्योंकि पुप्पो का नसीब ही ऐसा है। बल्कि अम्मा तो पुप्पो को ये तक कह जाती कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी को लेकर ख़तरा महसूस होता है कि कहीं तुम्हारा साया मेरी बेटी की खुशियों पर ना पड़ जाए। और ये वो लफ्ज़ थे जो मैं अक्सर खुद अपने कानों से सुनता था और अम्मा को रोकता था कि वो पुप्पो के साथ ऐसी बातें ना करे। लेकिन अम्मा को भला क्या समझ आती थी? अब्बा भी अम्मा को समझा समझा कर थक गए थे, इसलिए उन्होंने भी कहना छोड़ दिया था। हैरत तो मुझे अब्बा के बाकी बहनों भाइयों पर भी होती थी जिन्होंने कभी पलट कर शाजिया पुप्पो को नहीं पूछा था उनके शौहर के इंतकाल पर। सब सरसरी तौर पर उनसे ताज़ियत की थी और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए थे। फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और मैं 18वीं सालगिरह आ गई। ये वो दिन था
जब मैं बेइंतहा खुश था क्योंकि अब्बा ने कहा था कि मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो वो मुझे मोटरसाइकिल का तोहफा देंगे। रात के 12 बजने ही मैं खुशी से पागल हो रहा था कि अब अगले ही दिन मैं अब्बा से मोटरसाइकिल का तोहफा लूंगा और अपने वादे के मुताबिक उन्हें मुझे दिलाना होगा। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया था। सब मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे। इतने में मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पुप्पो को देखकर हैरान रह गया। वो एक बड़ा सा डिब्बा हाथ में लिए खड़ी थी, लेकिन असल हैरानी की वजह उनका हुलिया थी। पुप्पो ने इंतहाई गहरे सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनका छोटा सा ब्लाउज उनकी खूबसूरती को अयां कर रहा था। लंबे लंबे बाल खुले हुए बिखरे थे। चेहरे पर गहरा मेकअप था। मैंने उनको काफ़ी अरसे बाद इतना सजा संवरा देखा था। खासकर जब से वो बेवा होकर आई थी, तब से तो मैंने उन्हें कभी गहरे रंग के लिबास में भी नहीं देखा था। वो हैप्पी बर्थडे गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई थी और मैं अपनी सोचों के हज़ार से बाहर निकला था। फिर मुझे ख्याल आया था कि उन्हें मेरी सालगिरह याद थी, वरना इस घर में आज तक कभी किसी को मेरी सालगिरह याद ना रही थी। अब्बा को सालगिरह मनाना पसंद नहीं था और वो ये सब कुछ घर में होने भी नहीं देते थे। इसलिए मेरे घर से मुझे किसी से भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे सालगिरह की मुबारकबाद देने आएगा। लेकिन फूफो को ना सिर्फ मेरी सालगिरह याद थी, बल्कि वो पूरी तरह तैयार होकर कमरे में चले आई थी। फिर उन्होंने तोहफा रखा, मेरे करीब आई और मुझे सीने से लगाया। मुझे प्यार करते हुए कहने लगी, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें खालिद। फूफो के मुंह से खालिद का लफ्ज़ सुनकर मैं बुरी तरह चौंका था। मैंने आशिकी से कहा, फूफो मैं खालिद नहीं हूँ, मैं फरमान हूँ। लेकिन फूफो तो जैसे मेरी कोई बात सुन ही ना रही थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा, मेरे गालों पर प्यार किया, फिर मेरे हाथों को अपनी उंगलियों से लगाते कहने लगी, मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये तोहफा तैयार किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद तुमने मुझे मेरी सालगिरह पर तोहफा दिया था। फूफो का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे वो मुझसे नहीं बल्कि अपने शौहर से मुखातब हों। फिर वो मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर बेड पर बैठ गई और अजीबोगरीब सी हरकतें करने लगी। उनके इस अंदाज ने मुझे घबराने पर मजबूर कर दिया था। मैं फौरन पीछे हटा तो उन्होंने फिर मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहने लगी, खालिद मैं तुम्हें कब से याद कर रही थी, अब तुम मुझे छोड़कर ना जाना, हमेशा मेरे पास रहना। ये कहकर वह फिर रोने लगती तो कभी हंसने। उनके ये तासरात और जज्बात मेरी समझ से बाहर थे। इससे पहले कि मैं उन्हें संभालने की कोशिश करता, कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मा अंदर आ गई थी। वो शायद किसी काम से अपने कमरे से निकली थी और मेरे कमरे की जलती हुई लाइट देखकर मेरे पास चले आई थी। लेकिन मेरे करीब बैठी पुप्पो को देखकर उनके होश उड़े थे। वो एकदम में गुस्से में कहने लगी, शादिया ये क्या हरकत है? अपना खुलिया देखो, अभी तुम्हें बेवा हुए अरसा ही कितना हुआ है और तुमने ये कैसी सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी है और इतनी रात को तुम फरमान के कमरे में क्या कर रही हो? अम्मा ने एकदम शोर शराबा डाला था, इसलिए अब्बा भी दौड़ते हुए चले आए थे। वो भी हैरत से पुप्पो को देख रहे थे, जो इनकार में सारा हिलाते कह रही थी, मैं तो फरमान के पास नहीं खालिद के पास आई हूँ। पुप्पो ने मेरा हाथ पकड़ा था और फिर कहने लगी थी, बताओ ना तुम मेरे खालिद हो, बताओ भाभी को, बोलो कि तुम जिंदा हो, मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ना मैं बदनसीब हूँ और ना तुम मुझे छोड़कर गए हो। बताओ ना खालिद। पुप्पो मेरा गिरेबान पकड़ते मुझे झंझोड़ रही थी और मैं आंखों में आंसू लिए पुप्पो की हालत देख रहा था, जो इस वक्त कोई पागल मरीजा मालूम हो रही थी। मैंने पुप्पो को पकड़ा और कहा, पुप्पो संभालें खुद को, क्या हो गया है आपको? मगर वो तो जैसे होश में ना थी, बार बार एक ही लफ्ज़ की तकरार कर रही थी, खालिद सबको बताओ मैं बदनसीब नहीं हूँ, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा, मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। तुम क्यों नहीं कहते इन लोगों को कि मेरी कोई गलती नहीं है?